का मैप है। ये एक अरावली पर्वतमाला आ जाती है। भौगोलिक दृष्टि से पहले वन हम ले रहे हैं उष्ण कटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। पहले वन उष्ण कटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। कटिबंध अपने पड़ी है शुरू के अंदर। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, ये उष्ण कटिबंध है, ये उपोष्ण कटिबंध है और ये क्या है, शीत कटिबंध है। अपन ने पढ़ा था ये क्षेत्र वैसे तो किस में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में, लेकिन यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध प्रकार। उष्ण कटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। मिश्रित मतलब जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। मानसून के अंदर ये हरे भरे हो जाएंगे। पतझड़ साल में जिनकी एक बार पत्तियां झड़ जाएगी, जिनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं। अपन देखते हैं बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार गिर जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित मतलब एक ही तरह के पेड़ नहीं हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं। ये पेड़ जनरली हमें कहाँ मिलेंगे, ये अपने बरसात पड़ी थी, यहाँ लगभग 50 सेंटीमीटर है अरावली के जस्ट कॉर्नर में। यहाँ कितनी आ जाती है, 80 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक के आसपास आ जाती है। ये क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन का क्षेत्र है, जो कि 50 से लेकर के और 80-90 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलता है। पत्तियां जो है मानसून के अंदर ये वन हरे भरे हो जाते हैं और पत्तियां वर्ष में एक बार झड़ जाती हैं। मिश्रित है यानी अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें कौन से पेड़ मिलेंगे, धौंकड़ा, धौंक या धौंकड़ा। धौंकड़ा का जो पेड़ है ये हमें जयपुर से स्टार्ट होकर के ये सारा का सारा क्षेत्र जहाँ 50, 60, 70 सेंटीमीटर के आसपास बरसात है, यहाँ हमें धौंकड़ा मिलेगा कुछ मात्रा में। धौंकड़ा क्योंकि ये भी क्या है, 50 अपन ने देखा था राजस्थान की वर्षा विभाजक रेखा कितने सेंटीमीटर की बताई थी, 50 सेंटीमीटर। थोड़ी मात्रा में धौंकड़ा हमें यहाँ भी मिलेगा, बल्कि 90% धौंकड़ा किधर मिलेगा, इधर किधर। जयपुर से लेकर के धौलपुर तक, अलवर तक, करौली में कैला देवी सेंचुरी सबसे ज़्यादा धौंकड़ा के वनों के लिए फेमस है, वृक्षों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है करौली के जो अपन आगे लेंगे, कौन सी सेंचुरी में कौन सा पेड़ विख्यात है। धौंकड़ा राजस्थान में धौंक कह सकते हैं इसको, या धौंकड़ा कह सकते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पेड़ है। वह पेड़ जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है, कौन सा पेड़ है, धौंक का पेड़। जो इधर जाएंगे तो हमें इधर भी खूब मिलेगा और इधर भी कुछ मात्रा में मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा संख्या में हमें कौन सा पेड़ मिलता है, धौंक। जो कौन से में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन, जो कि कुल वनों में 27 से 28% है। राजस्थान की जितनी वन संपदा है उसमें 27 से 28% है। मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन 27 से 28% है। इसमें एक वन हमें आया, कौन सा, धौंकड़ा। भरतपुर, अलवर, जयपुर, क्या नाम, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारा का सारा धौंकड़ा बेल्ट। कुछ धौंकड़ा इधर की तरफ में भी, सीकर, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर के आसपास, जो 50 सेंटीमीटर के आसपास का क्षेत्र। उससे नीचे हम आएंगे तो ये हमें कोटा और बूंदी, सवाई माधोपुर,
यहाँ कौन सा वन मिलेगा? तेंदुपत्ता। मिश्रित है तो अलग अलग तरह के पेड़ मिल रहे हैं। तेंदुपत्ता के वन, तेंदुपत्ता मोस्टली कहाँ मिलेगा? कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है। तेंदुपत्ता के वृक्ष मिलेंगे। तेंदुपत्ता के वृक्ष की जो पत्तियां होती है उसी से बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान सरकार के आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। राजस्थान सरकार को कौन से पेड़ से सबसे ज़्यादा आय होती है? तेंदुपत्ता, क्योंकि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो गया ये है। मयूर बीड़ी, टोंक, टोंक के अंदर मयूर बीड़ी फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, तेंदुपत्ता के वृक्षों से ही बनती है। अपने जैसे इधर देखें ना, अपने बीकानेर में कुछ घरों में जैसे पापड़ बटने की परंपरा थी, आजकल तो खैर मशीन आ गई। इसी तरह से जो है टोंक में जाएंगे तो वहाँ जो है ये बीड़ी बनाने की परंपरा है। घर में महिलाएं जो खाली बैठी है वो 200-500 बीड़ी बना लेती है, तो उसका एक मन हो जाता है। इधर आएंगे हम उदयपुर राजसमंद की तरफ में, तो यहाँ हमें कौन सा पेड़ मिलेगा? चंदन। सी, चंदन का पेड़। हल्दी घाटी क्षेत्र, हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों है? चंदन के पेड़ों की अधिकता की वजह से। राजसमंद, हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्र में हमें चंदन के वृक्ष मिलेंगे। बाकी राजस्थान में और कहीं पर भी चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे। इधर हम आएंगे राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के आसपास का ये क्षेत्र, यहाँ हमें कौन सा पेड़ मिलेगा? ढाक, डी, ढाक या पलास। ढाक या पलास जो राजसमंद में मिलेगा, और राजसमंद से उदयपुर होते हुए सिरोही तक आ जाएगा। ढाक या पलास का पेड़ मिश्रित है तो बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे अपने को। ढाक या पलास के पेड़ की क्या विशेषता है? ढाक या पलास, इस पेड़ की क्या विशेषता है? ये अपने है ना, ये पुचके वाले ये दोना देते हैं पत्ते वाला, वो दोना किसका होता है? ढाक का होता है। दोना पत्तल बोलते हैं ना अपन खाने में, पहले आज का कटोरी टाइप जो है, ढाक का या पलास जो है। इसका फूल जो होता है वो यूं झुंड में लगा होता है और चटक लाल होता है, चटक लाल, और इस तरह से लगा हुआ है। रात्रि में जब थोड़ी सी हवा आएगी तो फूल डाली पर क्या है? हिलेगा। जंगल की आग, जंगल की ज्वाला है, घर्षण नहीं, फूल का कलर ऐसा है, उसका एकदम चटक लाल है। दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंगारे पड़े हुए हैं और अंगारे हिल रहे हैं। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है? ढाक के पेड़। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला रात्रि में देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंगारे जो है वो अपन अंगीठी जलाते अंगारे होते हैं, वैसे अंगारे हैं। तो ढाक या पलास को जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। इसके पेड़ की जो फूल होते हैं वो चटक लाल सुर्ख होते हैं और अंधेरे में दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंगारे पड़े हुए हैं। इसी ढाक से ही जो है ढाक के 3 पात शब्द बना हुआ है। ढाक के 3 पात, पात कहते हैं पत्ती को, ढाक की 3 पत्तियां। ढाक की जो एक डाली होगी उस एक डाली पर 3 से ज़्यादा पत्तियां नहीं आएगी। फिर दूसरी डाली लिखेगी, उस डाली पर भी 3 से ज़्यादा पत्तियां नहीं आएगी। किसी डाली आप ढूंढ लीजिए, किसी डाली पर चौथी पत्ती नहीं मिलेगी, हमेशा 3। तो अपन मुहावरा बना दिया ढाक के 3 पात हिंदी के अंदर, जिसका अर्थ क्या होता है? ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा? हिंदी जैसे पढ़ते हैं आप में से, यथास्थिति रहना, यथास्थिति बनाए रखना। ढाक का 3 पात मतलब वही पर कंडीशन, 3 ही पत्ती है भाई। इस बार भी 3 पत्ती है, पिछली बार भी 3 पत्ती था, इस बार भी 2 नंबर रह गया, पिछली बार 1 नंबर कम रह गया था, इस बार भी 2 नंबर कम है, उससे पहले दिया था उस समय भी 2 नंबर कम थे। स्थिति वही यथास्थिति है, चेंजिंग नहीं आ रहा है, सिलेक्शन के नज़दीक नज़दीक रहे। कहना ढाक के 3 पात को, क्या हुआ ढाक के 3 पात?
इस बार भी 1 नंबर कम रह गया। वही ढाक के 3 पात यथास्थिति, 1 नंबर से कोई रह जाता है तो वो बोलता है ढाक के 3 पात यथास्थिति रही। और इसी के प्लास जो है, इसी से प्लासी शब्द पड़ा हुआ है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध, वो इसी से पड़ा हुआ है। प्लासी का युद्ध जो था वो बंगाल में लड़ा गया था, जहाँ पर बहुत सारे प्लास के पेड़ थे, उन पेड़ों के मध्य लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध से भारत में जो है वो अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी, और यहीं से हम जो है मध्यकाल को ख़त्म करके और मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर देते हैं, आधुनिक भारत हमारा शुरू जाता है। अब प्लासी के युद्ध की कंडीशंस देखिए कैसे हो रही है। प्लास के पेड़ों में लड़ जा रहा है। एक तरफ अंग्रेज है जिनकी फौज की संख्या है 200-250 के आसपास, 250 से ज़्यादा अंग्रेज नहीं है, लेकिन वेल ट्रेंड है, लड़ने के अंदर ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, आधुनिक हथियार है। एक तरफ बंगाल का नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला, और इधर कौन है? क्लाइव, अंग्रेज। एक तरफ सारे अंग्रेज हैं, कोई भी इंडियन इनके साथ नहीं है, और एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है? मीर जाफर। सिराजुद्दौला कितनी सेना लेकर के आया है? बंगाल का जो नवाब है 10,000 से ज़्यादा। बंगाल का नवाब लड़ने के लिए 10,000 से ज़्यादा सैनिक लेकर आया है। उधर 200-250 अंग्रेज ट्रेन होकर के आए हुए हैं। और नवाब को, और इस पहली बार ये युद्ध हो रहा है गोरे और कालों का, तो इस युद्ध को देखने के लिए बंगाल के 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो युद्ध को देखने के लिए हुजूम बना के खड़े हुए हैं कि देखने आते चलते हैं युद्ध कैसे लड़ता है, अंग्रेज कैसे लड़ रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा माहौल है कि अंग्रेज़ों से डायरेक्ट फेस टू फेस फाइटिंग हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग देखने आए हुए हैं, देखते हैं युद्ध कैसे होता है। जैसे युद्ध शुरू होता है, मीर जाफ़र जो है नवाब के साथ धोखा कर देता है। इसीलिए मीर जाफ़र को गद्दार की उपाधि मिलती है, जयचंद को गद्दार की उपाधि मिलती है। मीर जाफ़र 9,000 के आसपास सैनिक लेकर के, और अंग्रेज क्लाइव के जो अंग्रेज थे उसकी कूटनीति में आ गया, इनको कह दिया इसको उठा करके तेरे को नवाब बना देंगे। ये 9,000 सैनिक लेकर के बाहर आ गया। 1,000 सैनिक लड़े 250 अंग्रेज़ों से, ये हार गए और अंग्रेज विजयी हुए। और 1 लाख लोग तालियां बजा रहे थे इंडियन। उनके अंदर कंडीशंस क्या थी उस समय कि भाई ये नहीं देख रहे हैं कि वो विदेश के लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ जो है अगर ये 1 लाख लोग लकड़ी भी लेकर के आ जाते हैं और 250 अंग्रेज़ों को भगाने लगते तो 250 अंग्रेज को पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो। लेकिन उस समय वो कंसेप्ट नहीं है। और प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज़ों ने जीता था वो भी इसी प्लास के युद्ध में लड़ते, इसी से उसका नाम भी प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी पड़ा हुआ है। तो प्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार बॉटनिकल नेम भी पूछा था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है राजस्थान का, ढाक या प्लास। अगरबत्ती करते हैं अपन, अगरबत्ती के अंदर भी जो लकड़ी होती है वो इसी ढाक के पेड़ की होती है। तो ये मिल गया। इसके बाद में हम और नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर ने टॉपिक क्या लिया है, मिश्रित है, अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। और नीचे आएंगे, उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया। यहाँ साल के वृक्ष मिलेंगे, साल जिसको सालर भी कहते हैं, साल या सालर, उदयपुर चित्तौड़ के आसपास। साल या सालर जो होगा, इस पेड़ की लकड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा मुलायम होगी। तो इसकी लकड़ी का इस्तेमाल अपन किस में करते हैं? फर्नीचर, माचिस की तीली देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट होती है। माचिस की तीली कभी चुभती नहीं है अंगुली के। सॉफ्ट चटाई बनाने के लिए फर्नीचर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉफ्ट चटाई फर्नीचर में महंगा पड़ जाता है। सॉफ्ट चटाई इसके लिए, माचिस के लिए, और जहाँ पर है पंखी है जैसे, उसके लिए साल। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास में। और फिर उदयपुर चित्तौड़ के आसपास में जाएंगे तो हमें साल के अलावा और पेड़ मिलेगा जिसका नाम है खेर। खेर का पेड़ कहाँ मिलेगा? उदयपुर चित्तौड़ के आसपास। और इस पेड़ की क्या खासियत होगी कि इस पेड़ का रेजिन, तना जो होता है, इस तने से जो रेजिन निकालते हैं या तने में से को पीस करके और पान का कत्था तैयार करते हैं। पान का जो कत्था होता है, पान वाला लगाते हैं, वो कत्था कौन से पेड़ का होता है? खेर का पेड़। 90% तो पान वाले कत्था ओरिजिनल देते ही नहीं है, सारा का सारा वो सिंथेटिक आता है आजकल।
बाकी ये खैर का कत्था जो होता है वो पान में लगाने का कत्था बनाया जाता है। नहीं, रेजिन के रूप में बुरादे की तरह होता है। खैर, नीचे आएंगे तो हमें आ जाएगा महुआ। उदयपुर से डूंगरपुर की तरफ आ रहे हैं महुआ। ये बहुत फेमस पेड़ है इस बेल्ट का, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहा जाता है जो सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। जो हमारी आवश्यकता है पेड़ से, वो सारी आवश्यकता को पूरी करे, तो उसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष। महुआ जो होता है ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। आदिवासी इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं, इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग करते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसके तने से जो है वो देसी शराब, आदिवासियों की देसी शराब जो है वो सारी किससे बनती है? महुआ। महुआ नहीं, महुआ तो क्वांटिटी आ गई, मात्रा आ गई। महुआ जो है ना, ये लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी को ये निकालते हैं, फर्मेंटेड करके पानी डालते हैं, गर्म पानी में फर्मेंटेशन होता है उसका, और फर्मेंटेशन से फिर वो शराब बन जाती है। ये महुआ से आदिवासी बेल्ट में जाओगे तो जगह जगह शराब बनाते हुए मिलेंगे। पेड़ खूब सारे हैं, ये इसकी लकड़ी शराब बनाते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो इस तरह से हमें यहाँ उष्ण कटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन, पत्तियां झड़ जाएगी, मानसूनी क्षेत्र में होगा, मिश्रित होगा और उष्ण कटिबंध होगा। दूसरा हम ले रहे हैं शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन ये किस में आ जाएंगे? उष्ण कटिबंध। शुष्क सागवान के वन ये आएंगे यहां पर 80 से लेकर के और 110 सेंटीमीटर में से अड़ूती क्षेत्र, 80 से लेकर के 110 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र, शुष्क सागवान के वन। यहाँ पर हमें सागवान के पेड़ मिलेंगे और सागवान के पेड़ों के अलावा जो है बांस के वृक्ष मिलेंगे, आम के वृक्ष मिलेंगे, बरगद के वृक्ष मिलेंगे, ये मेन पेड़ मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय, टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर भी अपने पढ़ा क्यों हाई है टेम्परेचर? काली मिट्टी का क्षेत्र है, इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र प्लस इक्वेटर के मौसम, तो अपने जलवायु तो पढ़ा है ना पहले। अभी आप देख लीजिए टेम्परेचर देखते हैं तो मतलब अपने पढ़ा के मान लीजिए जैसलमेर 46 है, बाड़मेर 45 है, तो कोटा भी आपको 46 के आसपास ही मिलेगा, 12 भी आपको 44 के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल प्लस इक्वेटर के नज़दीक का क्षेत्र, इक्वेटर का नज़दीक क्षेत्र होने की वजह से। कुल वनों में जो है यह 7 से 8% है बस। तीसरा आ गया यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, सिरोही के अंदर माउंट आबू, सबसे अधिक बरसात है राजस्थान में, 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू में हमें क्या मिलेंगे? चूंकि हाइट है, अब गौर करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है और कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइट है, टेम्परेचर क्या मिल जाएगा? लो, तो क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण, केवल यही उपोष्ण क्षेत्र में आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रहेंगे, साल भर ये हरे भरे दिखाई देंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, उपोष्ण सदाबहार वन कुल वनों में केवल 1% ही है, और ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जो कि 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात का क्षेत्र है। और 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात कहाँ मिलेगी हमें? अपन ने पढ़ा है ना, ऊपर से इधर से इधर जाएंगे बरसात कम होगी बढ़ेगी? कम होगी। ध्रुव एकदम सूखे, इक्वेटर हाईली रेनफॉल। इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र क्या होगा? ये उष्ण कटिबंध
और साथ साथ में क्या होगा, हाई रेनफॉल। ये अपवाद है उपोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी जो है सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं हमें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, हाई रेनफॉल के क्षेत्र। ये उपोष्ण, इसीलिए मैं इसके नीचे अंडरलाइन करवा रहा हूँ। उपोष्ण सदाबहार वन जो है केवल और केवल माउंट आबू के आसपास में है। हाइट पर अधिक बरसात है, हाइट का क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर उपोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। कुल वनों में 1%, जिसमें हमें क्या मिल जाएंगे, बील पत्र के वृक्ष है, जामुन के पेड़ है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, थोड़ा ठंडा क्षेत्र आ गया। बल्कि सदाबहार वन हमें कहाँ मिलेंगे, मोस्टली अफ्रीका के अंदर। सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, अफ्रीकी क्षेत्र। आपने देखा होगा अभी एक नेता का भाषण चर्चित हो रहा है इंडिया के अंदर, वो काले हैं, वो अफ्रीका से आए हुए हैं, वो अरब से आए हुए हैं। कौन सा नेता है वो बताइए। एक नेता का भाषण टीवी में बहुत चर्चा में आ रहा है, जिसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सैम पित्रोदा का नाम सुना हुआ है? हाँ, केरल का नहीं, सैम पित्रोदा नाम सुना हुआ है, जिसने कल इस्तीफा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी। उसने क्या बोला था, ये अपने कटिबंध का, ये अपने कटिबंध का है। सैम पित्रोदा जी ने क्या बोला था, वो कह रहे हैं कि हमारे इक्वेटर, इधर विंध्याचल से नीचे जो दक्षिण भारत है, जो इक्वेटर के नज़दीक है, यहाँ के लोग अफ्रीकन हैं। पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम, मेघालय और ये जो है, यहाँ के लोग जो है वो चीनी हैं। उत्तर भारत में अपने पंजाब, यूपी, राजस्थान थोड़े जो है गोरे, तो ये गोरे श्वेत लोग यूरोपियंस हैं। और पश्चिमी भारत के अंदर, इसमें अपना बीकानेर का पश्चिमी इलाका आ गया, या ये लोग अरबी है। तो बाकी तो सबने, किसी ने गौर नहीं किया ये कि भाई साहब आपने कैसे कहा हमको नहीं। दक्षिण भारत में लोगों ने जो है वो सैम पित्रोदा के खिलाफ में, मतलब व्हाट्सएप पर वो क्या था ना, वायरल कर उन्होंने इसने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी क्या काम चला नहीं, अंत में इसको पद से हटाना पड़ा। ये कह रहा है अफ्रीकन है यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, दक्षिण भारत के लोग काले सांवले हैं, ये अफ्रीका से आए हुए हैं, ये इंडियन नहीं है, इसने ऐसा कह दिया। इस वजह से फिर किस पर का चर्चा की, कलर पर। आप इससे रंग भेद की नीति अपना रहे हैं, ये तो रंग भेद की नीति होगी, कलर पर आ गया। कलर कह रहे हैं काला है तो इसका मतलब हमको काले है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर दिमाग क्यों। किसी के कलर से कोई मतलब थोड़ी, ये हमारे यहाँ साइकोलॉजी बैठी हुई है, बाकी कलर से कोई मतलब। हमारा जो जो वास्तव में जिसको अपन कहते हैं ना कि मतलब ब्यूटी, ब्यूटी जो होती है वो सिर्फ चेहरे से नहीं होती है। किसी का चेहरा ठीक है तो इसका मतलब वो मिस वर्ल्ड बन जाएगा, मिस यूनिवर्स बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार अफ्रीकन ब्लैक मिस यूनिवर्स बनती है अफ्रीका। तो ये ब्यूटी सा का संबंध कोई कलर से है ही नहीं। अफ्रीका की महिलाएं बहुत सारी जो है वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी हुई है। इसका संबंध किससे, कलर का तो सिर्फ मेन संबंध किससे है, ब्रेन से है। आपका दिमाग क्या है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप जितना ज्ञान अर्जन करोगे। अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट आपको हो सकता है नहीं मिले, लेकिन ये बेनिफिट जो आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, ये लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है। सबसे ज़्यादा सीखने को कब मिलता है, आपकी स्टेज के अंदर। हमें सीखने को उतना नहीं मिलता, सारी चीज़ें पढ़ी, बस कोई 2-4 पन्ने एक्स्ट्रा देख लिए। इस समय आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है, सीखने का दिमाग का फर्टिलिटी तेज़ी से बढ़ रही है, दिमाग तेज़ी से निरंतर डेवलप हो रहा है। और वो जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होगा वैसे वैसे आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होता रहेगा, आपका बिहेव चेंज होता रहेगा, आपका बातचीत करने का तरीका चेंज होता रहेगा। अब आप कोई भी किसी कंपटीशन में जाते हैं, जैसे ब्यूटी कंपटीशन है, तो वो तो चेहरे के तो 10% मार्क्स ही नहीं होते, 90% तो क्या होता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी अदर कुरिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है,
आप किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं, वही आपकी असली पर्सनैलिटी होती है। सिर्फ चेहरे का कोई पर्सनैलिटी से संबंध ही नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो कोई अफ्रीकन कह दिया तो कोई बुरा नहीं कहा, अफ्रीकन जो है वो कोई बुरा नहीं। अफ्रीका के भी तो बहुत सारे चर्चित प्लेयर्स हैं, बहुत सारे चर्चित फिल्मी हीरो है, बहुत सारे चर्चित, तो वो हमारा जो है ना ब्रेन तो हमारे एनालिसिस से इनसे विकसित होता है, इस सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे यहाँ दिमाग में बैठा दिया कि कलर जो है ना, तो साउथ वाले चिड़ गए कि हमको ये अफ्रीकन कैसे कह दिया, हम इतने काले थोड़ी है। तो ये चीज़ें कोई विशेष महत्व तो नहीं रखती, मैं तो रखता है आपका दिमाग कैसा है, आपके कैसे आप ट्रीट करते हैं, क्या आपकी वो है, वो चीज़ ज़्यादा पर्सनैलिटी महत्व रखती है। तो खुद से अफ्रीकन लगता है, नहीं अफ्रीकन का कोई मतलब नहीं है, कलर का कोई इस तरह से कोई सेंस नहीं है। इधर हम आ जाए, फिर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन, ये 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्रों में, 40-50, इसमें हमें जो है रोहिड़ा है, खेजड़ी है, कीकर है, बबूल है, ये सब मिल जाएंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं 58%। और लास्ट में जो है अति अपन ने पढ़ा था, जब अपन ने मरुस्थल का अध्ययन किया था, क्या कहा था कि यहाँ सबसे कम वनस्पति है, सबसे शुष्क एरिया है, और एकदम ड्राई एरिया में हमें क्या मिलेगा, शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष, शुष्क मरुस्थलीय वन 6%। इसमें हमें क्या मिलेगा, कैक्टस, एक वो आता है आंकड़ा जीरोफाइट्स, कीकर की झाड़ियाँ बिखरी हुई, वो जो एकदम शुष्क क्षेत्र में आ जाएंगे, वो 6% है। तो हमने 5 हिस्सों में बांट दिया उष्णकटिबंधीय मिश्रित। इसमें एक चीज दिमाग में रखना है कि ये जो है ना, ये उपोष्ण है, कौन से, सदाबहार वन। जब ये अपवाद है, हमेशा सदाबहार वन उष्णकटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बरसात खूब ज़्यादा होती है। ये अपवाद है अपने माउंट आबू वाले, जो कि उपोष्ण कटिबंध में है, और सदाबहार वन। बाकी उष्णकटिबंधीय एक ये हो गया मिश्रित, यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ है। उसके बाद में आ गया शुष्क सागवान के वृक्ष, उसके बाद में आ गया सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, और शुष्क वन, इस तरह से इसका नाम है। ये 6% है। ये 5 प्रकार है हमारे पास में, 5 प्रकार के वन मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए इसके अंदर। भूगोल के रूप से 5 प्रकार के पेड़ हैं, और कानून के हिसाब से 3 प्रकार के हैं। भूगोल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन से हैं, शुष्क मरुस्थलीय, और कानून के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन से पड़े थे, रक्षित वन। राजस्थान में सदाबहार वन केवल एक ही जगह मिलता है, कहाँ, माउंट आबू, सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात, और वो सदाबहार वन जो है वो उपोष्ण क्षेत्र के सदाबहार वन है। अन्यथा हमें विश्व के सभी सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। कौन कौन से वृक्ष से हमें क्या क्या मिल रहा है, ये सब कौन सा वृक्ष किस बरसात के क्षेत्र में है। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र लेह लद्दाख, बिल्कुल। उसके बाद में सेकंड नंबर अपने जो है ये सम क्षेत्र जैसलमेर, लेह लद्दाख में बरसात बिल्कुल नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। है कौन सा, लद्दाख ले पहाड़ी तो है, डेजर्ट से है, कोल्ड डेजर्ट से, कोल्ड डेजर्ट से है, ठंडा रेगिस्तान है। कोल्ड डेजर्ट्स होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से, ध्रुवों पर भी तो पहाड़ है, वो भी तो डेजर्ट्स ही एक तरह से कोल्ड है। कोल्ड डेजर्ट से, हाइट बहुत ज़्यादा आने से कोल्ड डेजर्ट्स हो गया।
तो भूगोल के रूप से 5 प्रकार के पेड़ हैं, कानून के हिसाब से 3 प्रकार के पेड़ हैं। फिर हमारा जो राज्य वृक्ष कौन सा है, क्या नाम है उसका, राज्य फूल कौन सा है। उसके बाद में वनों से हमें क्या लाभ है, क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। वनों के प्रकार, वनों के प्रकार। पहला पॉइंट डाल लीजिए, कानूनी प्रकार। कानूनी प्रकार। कानून के आधार पर वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कानून के आधार पर वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, आरक्षित वन। आरक्षित वन या संरक्षित वन एक ही चीज है। आरक्षित वन या संरक्षित वन। वे वन जिनकी कटाई पर पूर्णतया रोक होती है। वे वन जिनकी कटाई पर पूर्णतया रोक होती है। वे वन जिनकी कटाई पर पूर्णतया रोक होती है। ये राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कुल वनों में 37.5% आरक्षित वन है। 37.5। कुल वनों में 37.5% आरक्षित वन है। सैंतीस 37.5% आरक्षित वन है। सर्वाधिक उदयपुर व चित्तौड़। सर्वाधिक उदयपुर व चित्तौड़। उदयपुर और चित्तौड़। दूसरा आ जाइए, रक्षित वन। रक्षित वन। रक्षित वन वे वन जिन्हें कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर नियमानुसार समय समय पर काटने की अनुमति दी जाती है। नियमानुसार समय समय पर काटने की अनुमति दी जाती है। नियमानुसार समय समय पर काटने की अनुमति दी जाती है। कुल वनों में 56.4%। कुल वनों में 56.4% ब्रैकेट में सर्वाधिक रक्षित वन है। सर्वाधिक रक्षित वन है। हाँ, 56.7%। पहले का कितना लगा? 37.5। इसका 56.7 है। 56.7%। तीसरा आ जाइए, सर्वाधिक 12। ये वन सर्वाधिक कहाँ है? 12 में। 56.7%, सर्वाधिक 12। तीसरा, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन जो वन भूमि से बाहर है। वन भूमि से बाहर है। शुल्क जमा कराकर
पैसा जमा कराकर, शुल्क जमा कराकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पशु चराई करा सकता है। शुल्क जमा कराकर पशु चराई करा सकता है। या वन का दोहन कर सकता है। वन का दोहन यानी काटना, शुल्क जमा कराकर वन का दोहन कर सकता है। ये बिखरे हुए हैं, ये वन बिखरे हुए हैं। सर्वाधिक बीकानेर, सर्वाधिक बीकानेर, कोई निश्चित पैमाना नहीं होता इनका, 7-1% के आसपास है, लगभग 7%। कुल वनों में 7% है, कुल वनों में 7% है। बीकानेर में जैसे अपने बिखरे हुए वन भूमि कम है, पेड़ कम है, तो ये जैसे अपन जाते हैं उधरामसर की तरफ जाते हैं तो वन जो को थोड़े बहुत जो बिखरे हुए हैं नहीं, वो पब्लिक पार्क वाले भी इसी में आ जाएंगे। जो वन भूमि से बाहर जो पेड़ है वो सारे इसी में आ जाएंगे, हैं। प्रतिबंधित एरिया में नहीं आती, इनके अंदर आपको शुल्क जमा कराना पड़ेगा। आगे लिखिए भौगोलिक प्रकार से वन। भौगोलिक प्रकार, भौगोलिक प्रकार जलवायु और वनस्पति के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। जलवायु और वनस्पति के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। जलवायु वनस्पति के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कोमा मिश्रित, मिश्रित कोमा मानसूनी, मानसूनी पतझड़ वन, मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। ये वन 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। 50 से 80 से ये वन उष्णकटिबंधीय मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। ये वन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। इनकी पत्तियां वर्ष में एक बार झड़ जाती है। इनकी पत्तियां वर्ष में एक बार झड़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष वन है। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वन है। कुल वनों में 28.38% है। कुल वनों में 28.38, कुल वनों में 28.38% है, 28.38। अब इसमें मिश्रित है तो वनों के प्रकार लिख लीजिए यहाँ पर। पहला लिखिए वन कौन कौन से मिल रहे हैं इसमें। पहला धौंक, पहला पेड़ किसके मिल रहा है, धौंक। धौंक, हाँ, वनस्पति कौन कौन सी यहाँ पर मिश्रित है ना, तो अलग अलग वनस्पति मिलेगी। पहले वनस्पति आ गई धौंक, जिसको धौंकड़ा भी कह देते हैं, धौंक। धौंक यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है।
राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है? करौली की कैला देवी सेंचुरी में सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। करौली की कैला देवी सेंचुरी, करौली की कैला देवी सेंचुरी में सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। इनकी लकड़ी जलाने के काम ली जाती है। लकड़ी जलाने के काम ली जाती है। दूसरा, तेंदुपत्ता के वृक्ष, तेंदुपत्ता के वृक्ष तेंदुपत्ता के वृक्ष कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास मिलते हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास मिलते हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास मिलते हैं। इनकी पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में ली जाती है। इनकी पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में ली जाती है। यह सर्वाधिक आय देने वाला वृक्ष है। राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा आय देने वाला वृक्ष है। सर्वाधिक आय देने वाला वृक्ष है। तीसरा, चंदन के वृक्ष, चंदन के वृक्ष ये राजसमंद क्षेत्र में हल्दी घाटी के आसपास ही मिलते हैं। चंदन के वृक्ष राजसमंद क्षेत्र में हल्दी घाटी के आसपास मिलते हैं। राजसमंद क्षेत्र में हल्दी घाटी के आसपास मिलते हैं। चौथा, ढाक या पलास के वन, ढाक या पलास, ढाक या पलास के वन, हाँ पलास के वृक्ष कह दो, ढाक या पलास के वृक्ष। ये राजसमंद सिरोही के आसपास मिलते हैं। राजसमंद सिरोही के आसपास मिलते हैं। इनको जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहते हैं। इनको जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहते हैं। जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहते हैं। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, हाँ वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। डाली पर केवल 3 पत्ते लगते हैं। डाली पर 3 पत्ते ही लगते हैं। तीन पत्ते ही लगते हैं। अगला, साल के वृक्ष, साल, सड़क वाला साल, साल के वृक्ष उदयपुर चित्तौड़ के आसपास मिलते हैं।
उदयपुर चित्तौड़ के आसपास मिलते हैं। लकड़ी मुलायम होती है, माचिस चटाई बनाने काम में लेते हैं। लकड़ी मुलायम होती है, माचिस की तीली चटाई बनाते हैं। खैर के वृक्ष, खैर के वृक्ष उदयपुर चित्तौड़, खैर के वृक्ष उदयपुर चित्तौड़। उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी, उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी इसके तने से कत्था तैयार करते हैं। इसके तने से कत्था तैयार करते हैं। कथोड़िया आदिवासी तने से कत्था तैयार करते हैं। महुआ, महुआ उदयपुर डूंगरपुर, महुआ उदयपुर डूंगरपुर। यह आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। यह आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। कल्पवृक्ष कहलाता है। आदिवासी इस वृक्ष से देसी शराब भी तैयार करते हैं। आदिवासी इस वृक्ष से देसी शराब भी तैयार करते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क सागवान वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सागवान वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सागवान वन। कुल वनों में 7 से 8% है। कुल वनों में 7 से 8% है, जो 80 से 110 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। 80 से 110 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्रों में मिलते हैं। इन्हें चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं इनकी, चौड़ी पत्ती वाले वन। इनको चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। क्षेत्र बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इत्यादि। प्रतापगढ़ की सीता माता सेंचुरी सागवान के वनों के लिए विख्यात है। प्रतापगढ़ की सीता माता सेंचुरी, सीता माता सेंचुरी सागवान के वनों के लिए विख्यात है। सागवान के वनों के लिए विख्यात है। अगला
सदाबहार वन। आगे लिखिए उपोष्ण, अंडरलाइन कर लेना, उपोष्ण अपवाद है ये जो उपोष्ण में है। अगला पॉइंट है सेंचुरी, कल बताएंगे डिटेल्स में क्या क्या रूल्स होते हैं, सेंचुरी के रूल्स है। तीसरा इसको लिखिए उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन। हाँ बस उसमें उपोष्ण मात्रा लिखा ली ना, उसकी मात्रा कितनी लिखी है 7 से 8%। ठीक है, उपोष्ण सदाबहार वन। सिरोही में माउंट आबू के आसपास 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। सिरोही में माउंट आबू के आसपास 150 सेंटीमीटर से अधिक 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। एक 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। साल भर हरे भरे रहते हैं। साल भर हरे भरे रहते हैं। इनमें बील पत्र, जामुन, इनमें बील पत्र, जामुन आदि के वृक्ष मिलते हैं। आदि के वृक्ष मिलते हैं। बीलपत्र, जामुन आदि के वृक्ष मिलते हैं। कल ले लेंगे इसमें क्या होगा।